गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बीएस गुरु एजुकेशन से मैं भूपेंद्र सिंह आपके साथ एक बार फिर करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूँ। 21 अगस्त के आज हम लोग 21 अगस्त के वीडियोस के साथ कुछ देखते हैं करंट अफेयर्स में आने वाली जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। चलते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ हमारी है नवीन और नवीकरण मंत्रालय द्वारा कुसुम योजना पर, पीएम कुसुम योजना पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाअभियान, जो पीएम कुसुम योजना है उसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना और रूफटॉप सोलर कार्यक्रम फेज 2 के क्रियान्वयन की समीक्षा के तहत इसके विस्तार के उपायों में संबंधित सुझाव दिए गए हैं। अभी फ्रेंड्स इस वजह से ये न्यूज़ में है। देखते हैं पीएम कुसुम योजना है क्या। फर्स्ट सबसे पहली बात ये देखते हैं कि पीएम कुसुम योजना क्या है। पीएम कुसुम योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड और ऑफ ग्रिड और सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिए 2019 में एमएनआरआई द्वारा पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है। यानी ये जो योजना है इसमें आप किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और इसे सरकार को या ग्रिड को बेच देंगे, जिससे उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। 20 लाख किसानों को स्टैंड अलोन सोलर पंप स्थापित करने हेतु सहायता के साथ योजना के दायरे का विस्तार किया तथा 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सोलराइज करने हेतु मदद की जाएगी। पीएम कुसुम योजना के लाभ किसानों की, पहली चीज़ तो किसानों की इसमें से मदद होती है। पंप्स के द्वारा, पंप सेट के द्वारा आप बिजली का भुगतान नहीं करना पड़ता और आपको आसानी से सिंचाई की सुविधा अवेलेबल होती है। इस कुसुम योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराती है सोलर पंप लगाने के लिए सरकार। पर्यावरण संरक्षण, डीजल, पेट्रोल या कुछ इस तरह के स्वचालित जो ईंधनों से चालित इंजन हैं उनको नहीं चलाना होता, जिससे कि हमारी काफ़ी पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचती है। डिस्कॉम की मदद करना, यानी जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं बिजली विभाग की, उनको भी काफ़ी हद तक मदद मिलती है, क्योंकि उनका जो बकाया है वो भुगतान नहीं हो पाता समय पर। यदि किसान अपना बिल खुद अपना वर्क खुद करके अपने बिल को खुद कम कर देगा तो उससे भी उसका फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, चलते हैं इसी में हमारा एक नेक्स्ट न्यूज़ भी है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज सेकेंड के विषय में जानते हैं। इसका उद्देश्य 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना है। फ्रेंड्स, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज सेकेंड का मीनिंग है यहाँ पर सब फ्रेंड्स जो शहरों के क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी छतों पर सौर ऊर्जा लगाकर ऊर्जा का संचय करना, ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज में आता है। और इस बार का जो टारगेट है 2022 तक का, इसका उद्देश्य था कि 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करना था। ग्रिड से जुड़े रूफटॉप या छोटे सोलर वोल्टाइक पैनल सिस्टम में सोलर वोल्टाइक पैनल से उत्पन्न डीसी पावर को पावर कंडीशनिंग यूनिट का उपयोग करके एसी पावर में परिवर्तित किया जाता है। यह योजना राज्यों में वितरण कंपनियों ने डिस्कॉम द्वारा लागू की जा रही है। एमएनआरई पहले 3 किलोवाट के लिए 40% सब्सिडी और फिर 3 किलोवाट से अधिक तथा सौर पैनल क्षमता के 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी प्रदान करता है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के उद्देश्य आवासीय, सामुदायिक, संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के बीच ग्रिड से जुड़े एसपीवी रूफटॉप और छोटे एसपीवी बिजली उत्पादन संयंत्रों को बढ़ावा देना है। जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को कम करना और
पर्यावरण के अनुकूल और बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। निजी क्षेत्र, राज्य सरकार और व्यक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा में निवेश के लिए यह एक सक्षम वातावरण बनाता है। छत और छोटे संयंत्रों से ग्रिड तक और सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। रूफटॉप सोलर लगाने में से घरों की में बिजली की खपत कम होगी और बिजली खर्च की बचत होगी। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपके पर्यावरण से रिलेटेड है, ताकि हम यदि अपनी बिजली का उत्पादन खुद करेंगे तो हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों के द्वारा बिजली का उत्पादन नहीं करना होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपकी पढ़ाई में सहायता करता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमारी अगली न्यूज़ है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के विषय में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यह 192 देशों और क्षेत्रों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत इसका सदस्य है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी, जिसे वर्ष 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया था। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन के अनुसमर्थन से 23 मार्च 1950 को स्थापित यह संगठन मौसम विज्ञान, जल विज्ञान तथा संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गया है। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके द्वारा जारी की जाने वाली जो रिपोर्ट है WMO के द्वारा वैश्विक जलवायु की स्थिति ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये इसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। भारत का ऊनी क्षेत्र, भारत में ऊन का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं, ऊन के आयात की बढ़ती मांग के बीच उत्तराखंड में गणरियों को वर्ष के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ के साथ इस क्षेत्र में देसी भेड़ों के क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से मेमनों का एक समूह प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, जो ये ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ हैं, इनकी एक क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से कुछ मेमने भारत को प्राप्त होंगे, क्योंकि मेरिनो भेड़ों के जो ऊन हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और इनका इस्तेमाल जो है नरम और बेहतरीन ऊन के लिए किया जाता है। भारत ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जिस तरह भारत का क्षेत्रफल 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, उसी तरह से ऊन के क्षेत्र में भी 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 2 से 3% हिस्सा उत्पन्न करता है और 64 मिलियन से अधिक भेड़ों के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भेड़ आबादी वाला देश है। भारत वार्षिक ऊन उत्पादन 43 से 46 मिलियन किलोग्राम के बीच है। अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण भारत कच्चे ऊन का आयात पर निर्भर करता है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छे ऊन उत्पादक देश हैं। इस ऊन का उपयोग घरेलू बाजार के लिए कालीन, यार्न, कपड़ा और वस्त्र जैसे उत्पादों को तैयार करने तथा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में निर्यात हेतु किया जाता है। राजस्थान ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है और अपने श्रेष्ठ कालीन ग्रेड चोकला व मगरा ऊन के लिए जाना जाता है। कालीन ग्रेड प्रधान ग्रेड की तुलना में अधिक मोटा होता है और भारत के कुल उत्पादन का 85 हिस्सा होता है। प्रधान ग्रेड ऊन का उत्पादन 5% से कम होता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, कंप्यूटर विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आशय किसी कंप्यूटर, रोबोट या अन्य मशीन द्वारा मनुष्य के समान बुद्धि का प्रदर्शन करना, बुद्धि जैसा प्रदर्शन करना। यदि वो स्वयं निर्णय ले सके तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के सामर्थ्य की नकल करने की क्षमता है। इसमें उदाहरण और अनुभवों से सीखना, वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना, प्रतिक्रिया देना, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं के संयोजन से मनुष्य के समान ही कार्य कर पाने की क्षमता शामिल होती है। मानव वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा, परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि स्वास्थ्य में आज ऑपरेशन करने के लिए रोबोटिक ऑपरेशन, रोबोटिक आर्म्स वगैरह की द्वारा
हम ऑपरेशन या स्वास्थ्य परीक्षण के लिए तमाम तरह के हम कृत्रिम उपकरणों का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में भी रोबोट्स वगैरह को भेजते हैं जिसके द्वारा हमें काफ़ी वहाँ की नॉलेज प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम कृत्रिम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं और आज एआई का बहुत ही महत्वपूर्ण है योगदान है, चाहे वो स्वास्थ्य के फील्ड में हो चाहे स्पेस के, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं हम। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी डिस्क राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में उत्पादों के प्रोटोटाइप व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने हेतु स्टार्टअप्स यानी एमएसएमई इनोवेटर्स का समर्थन करने के उद्देश्य से डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की गई है। यानी डिफेंस के लिए कुछ विशेष तरह के नवीकरणीय यानी नए स्टार्टअप्स के रूप को खड़ा किया जाए और राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसे अटल इनोवेशन मिशन, जैसा कि हमने अपनी पिछली न्यूज़ में देखा था कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा संचालित है के साझेदारी में रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। विजन इसका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रासंगिक उत्पादों यानी प्रौद्योगिकी के कार्यात्मक प्रोटोटाइप बनाने में मदद करना एवं भारतीय रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना तथा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार एवं ग्राहक खोजना। डिस्क कार्यक्रम में स्टार्टअप, भारतीय कंपनियां और व्यक्तिगत इनोवेटर्स भाग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड का नारायण कोटि मंदिर धरोहर गोद लें परियोजना का हिस्सा बना है और देखते हैं उत्तराखंड में अन्य महत्वपूर्ण स्थान कौन से हैं। चार धाम, गंगोत्री, यमुनेत्री, बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु को समर्पित केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित, को सामूहिक रूप से चार धाम के रूप में जाना जाता है। गंगोत्री, यमुनेत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये चार धाम के रूप में जाने जाते हैं। चार धाम परियोजना के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य चार धाम के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना है। हेमकुंड साहिब, पूर्व में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी के नाम से जाने जाने वाला यह चमोली जिले में एक सिख पूजा स्थल है और तीर्थ स्थल है। यह 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है तथा दसम ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है जिन्हें स्वयं गुरु जी द्वारा लिखा गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि देश का पहला सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और राजाजी टाइगर रिजर्व। इस तरह से धरोहर गोद लें परियोजना के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग अपनी उधर अगली न्यूज़ की जो जैसे नारायण धरोहर गोद लें परियोजना है क्या। इस परियोजना को 27 सितंबर 2017 को विश्व पर्यटन दिवस पर शुरू किया गया। यह पर्यटन मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का एक समन्वित प्रयास है। उद्देश्य है इसका कि संपूर्ण देश में फैले विरासत, प्राकृतिक पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करना ताकि उन्हें पर्यटन के अनुकूल योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा सके। योजना का क्रियान्वयन स्थलों स्मारकों का चयन पर्यटन की संख्या और दृश्यता के आधार पर किया जाता है। इसमें 5 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तियों द्वारा अपनाया जा सकता है जिन्हें स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है। कॉरपोरेट क्षेत्र से साइट के रखरखाव के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है। यानी CSR कोई भी जो कंपनी हमारे देश में कार्य करती है उसे CSR फंड देना पड़ता है अपने लाभांश का 2%। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तुंगभद्रा बांध न्यूज़ में है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कर्नाटक में तुंगभद्रा का दौरा किया, इस वजह से चर्चा में है। तुंगभद्रा बांध जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, तुंगभद्रा डैम को पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के बल्लारी जिले के होसापेटे में तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ बहुउद्देशीय बांध है। इसका निर्माण 1953 में डॉक्टर थिरुमलाई अयंग्यार द्वारा किया गया था। तुंगभद्रा जलाशय में 101 TMC यानी 1000 मिली क्यूबिक फीट
की भंडारण क्षमता है, जिसमें जल ग्रहण क्षेत्र 28,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 49.5 मीटर है। यह कर्नाटक के वेल्लोर, कोप्पल और रायचूर यानी कर्नाटक के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, चूँकि कर्नाटक को, और पड़ोसी आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कडप्पा एवं कुर्नूल के 6 कालानुक्रमिक सूखा प्रवण जिलों की जीवन रेखा है। सो फ्रेंड, देखते हैं तुंगभद्रा नदी कहाँ है, किस तरह से है। ये आप मानचित्र में जैसे कि देख पा रहे होंगे, और ये तुंगभद्रा नदी है आपकी ये, और इधर ये कृष्णा है, और यहाँ से इधर कृष्णा करके जाती है, इधर मिल जाती है, और ये पेन्नार है, और कावेरी है ये। इस तरह से इस मानचित्र पर आप देख पा रहे हैं, ये तुंगभद्रा नदी है जो कि न्यूज़ में है। यह दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक राज्य से होकर आंध्र प्रदेश में बहती है। नदी का प्राचीन नाम पंपा था। यह नदी लगभग 710 किलोमीटर लंबी है। यह दो नदियों तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है। तुंगा और भद्रा दोनों नदियां पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से निकलती हैं। तुंगभद्रा के मार्ग का अधिकांश भाग दक्कन के पठार दक्षिणी भाग में स्थित है। नदी मुख्य रूप से वर्षा द्वारा शोषित है। इसके मुख्य सहायक नदियां भद्रा, हरिद्रा, वेदांती, तुंगा, वर्धा और कुमादावती हैं। पूर्व कृष्णा नदी में मिलने से पहले यह कामोबेश उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। कृष्णा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। फ्रेंड्स, ये आज के न्यूज़ यहीं से फिनिश होती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल है, आपके करंट अफेयर्स में प्रिपरेशन में मदद करता है, तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स और अपने चाहने वालों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें और सब्सक्राइब करें।